do to do the do the do to do the do the do 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 the do 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 do. अच्छा, वेर इज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब नजर आ रही हूं क्या मैं? अब नजर आ रही हूं, अब मैं बिल्कुल नजर आ रही हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 3 और आज का दिनांक क्या है बेटा? आज का दिनांक है 22 ऑफ अगस्त 2025। आज है 22 ऑफ अगस्त 2025। चलिए, क्या आपको मैं नजर आ रही हूं? ऑल गुड, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब बढ़िया है, पढ़ाई करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे आंसर्स में आज मैंने कोट पढ़ा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, ये मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी तुम लोगों को। आई रेड अ कोट वेयर इट सेज दैट व्हाट डिड इट से, पूरा फुल अगर मेरे को तुम्हें एग्जैक्टली बताना है कि वो क्या था, हालांकि ऑल इन ऑल तो मुझे पता है वो क्या था, लेकिन what exactly it said, yeah, it said that the trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat। समझ में आ रही है बात? वॉइस इज टू लाउड? नहीं यार, वॉइस एकदम परफेक्ट है। एक बार रुक जाना युगल थोड़ी देर ना। तो मैंने पढ़ा कि the trouble with the rat race is that even if you win, you are still a rat guys, you are a rat, I am a rat। तो हम सारे जब रैट ही हैं तो चलिए दौड़ते हैं बेटा मिलके इसी रैट रेस में। चलिए आप भी रैट रेस दौड़िए, रैट रेस और रैट रेस दौड़ते हैं बेटा। चैप्टर की आगे कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है? वैसे बहुत भारी कोटेशन था, लेकिन मैंने उसको मजाक में कन्वर्ट कर दिया, बट बहुत भारी है, इसको जरा सोचिएगा कभी। आज हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। एक्चुअल में देर इज बेटा यू नो देर इज नो एंड पॉइंट। किसी भी रेस का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये एंड पॉइंट है और मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करता हूं और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा और मैं एकदम यू नो संपूर्ण फील करूंगा और इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और उसके लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक बारी वहां तक पहुंच के देखिए, क्योंकि कुछ चीजें जो मैंने भी सोची थी कि अगर मेरे साथ ये हो जाएगा ना तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन जैसे आप वहां पहुंचते हो ना फिर आप उससे आगे पहुंचने का सोचते हो। बहुत डीप बात है, लेकिन मैं बता किसको रही हूं यू नो। तो गाइज देयर इज नो एंड पॉइंट, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं दौड़ेंगे गाइज, हम लोग दौड़ेंगे गाइज। लेट्स दौड़ोइंग टुगेदर। ओके, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल जहां मैं ऐसे तुम्हारे साथ कुछ बेटा डीप बातें करती हूँ गाइज, यू नो, एंड आप लोगों के साथ में कुछ अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ। कितना बातें करोगे? चलो शुरू करते हैं हम आज का समाप्ति एक्सप्रेस। एकदम नालायक बच्चे हैं। चलिए, समाप्ति एक्सप्रेस और कल हमने जितना भी कुछ पढ़ा था फटाफट से रिवाइज करते हैं बेटा। बिल्कुल मस्त होके बैठिए। और अरे मस्त होके बैठिए तो रुपेश सर बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एकदम बेटा खुश होके बैठिए, है ना? और बिल्कुल एनर्जी के साथ में बैठिए। एवरीबॉडी बेटा सेट स्ट्रेट। चलिए एकदम बेटा आपको एनर्जी के साथ में, और पानी रख लीजिए अपने सामने। कभी आपको बेटा नींद आए यानी कि ऑल द टाइम तो पानी पी लीजिएगा, ठीक है ना? शुरू करते हैं कल की क्लास का क्विक रिवीजन। हमने कल की क्लास में बेटा पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सार्कोमियर। एक बारी वापस रिवाइज करते हैं। मैम जो सार्कोमियर था, सार्कोमियर को बोला जाता है फंक्शनल, यार मेरी आवाज आ रही है क्या? सार्कोमियर इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट था। और अगर हम बात करें बेटा सार्कोमियर की तो हम कहते थे दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सार्कोमियर कहलाता है। बट मैं एक बारी आपको ना वापस से एक मसल फाइबर को बना के बताती हूं बेटा। एक मसल फाइबर जो होती है वो मसल की सेल होती है। मसल की सेल जो कि किसी मसल के केस में सिलेंड्रिकल है, किसी मसल के केस में बेटा वो फ्यूजी फॉर्म है, किसी के केस में ब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, किसी के केस में यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये मसल की सेल होती है। हम यूजुअली स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं जहां हम वॉलंटरी कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना? अब देखो जिसको हम वॉलंटरी कंट्रोल से रेगुलेट कर पाते हैं, ये एक मसल की सेल है। मसल की सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा। सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसकी साइटोप्लाज्म होती है सार्कोप्लाज्म। सेल की बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी भी होती है, जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये हमने बेटा बनाया था। और मैंने ये भी कहा कि अगर ये मसल फाइबर है तो मैम
मसल फाइबर्स कई सारी मिलके मैम मसल बंडल बनाती है, कई सारी मसल बंडल मिलके एक मसल को बनाती है। देखो कितनी बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। कंप्लीट मसल के अराउंड बेटा एपीमाइसियम होती है, मसल बंडल के अराउंड पेरीमाइसियम होती है और मसल फाइबर के अराउंड एंडोमाइसियम होती है। तो अगर इसके अराउंड मुझे कनेक्टिव टिश्यू बनाना है तो इसके अराउंड में कनेक्टिव टिश्यू बनाऊंगी, जिससे मैं कहती हूं एंडोमाइसियम। मैम इसी मसल फाइबर के अंदर हम देखते हैं कि पैरेलली अरेंज होते हैं रॉड लाइक फिलामेंट्स, जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स या हम कहते हैं मायोफाइब्रल्स, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होती है, जो एक्टिन और मायोसिन की बनी हुई होती है। एक्टिन और मायोसिन की ही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है कि आपको बेटा डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दिखती है अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर मैं इस मसल फाइबर को ध्यान से देखूं तो इसके अंदर मैम हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, जिसको हमने बेटा, जिसके मदद से हमने एक्चुअल में सार्कोमियर का स्ट्रक्चर भी समझा था। ऐसे कुछ थिन फिलामेंट्स होते हैं और ऐसे कुछ बेटा थिक फिलामेंट्स होते हैं इनसाइड दी मसल फाइबर, पैरेलली अरेंज होते हैं। इसी को जब हम जूम करके बनाते हैं तो मैम ये कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है मैम। हम एक्चुअल में दो जेड लाइन के बीच में ही सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। जेड लाइन इज बेटा थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो आपके थिन फिलामेंट्स के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, उनको होल्ड करने का काम करता है। ऐसी कई सारी जेड लाइंस होती हैं, लेकिन हम दो जेड लाइंस के बीच को ही इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज दैट इज सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। एवरीबॉडी अटेंशन से सुनो, दो जेड लाइन के बीच का जितना भी डिस्टेंस है उसे सार्कोमियर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जेड लाइंस है। इससे कौन अटैच्ड होता है मैम, इससे अटैच्ड होते हैं हमारे थिन फिलामेंट्स। ये हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं जो इससे अटैच्ड होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी भी तरीके से थिन फिलामेंट्स को मूव करती हूं या स्लाइड करती हूं, तो क्योंकि वो बेटा जेड लाइन से अटैच्ड हैं, तो आपकी जेड लाइंस भी बेटा मूव करेंगी। अगर मैं अंदर मूव करती हूं तो जेड लाइन भी अंदर मूव करेगी। अगर वापस से बेटा अपनी पोजीशन पे डाल देती हूं तो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। ये आपकी थिन फिलामेंट्स होती है मैम। इसी तरीके से यहाँ पे होते हैं बेटा आपके कुछ फिलामेंट्स जो होते हैं थिक फिलामेंट्स, वो होते हैं थिक फिलामेंट्स। भैया आप कल थे नहीं, है ना? हाँ वही तो, थैंक यू भैया। तो ये होते हैं आपके बेटा थिक फिलामेंट्स और ये होते हैं आपके थिन फिलामेंट्स, ठीक है ना। अब बेटा दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस, जिसे मैं सार्कोमियर कह रही हूं, ठीक है ना। और मैं आपको अगर इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में कुछ कुछ पोर्शंस को आप डिफाइन करते हैं एज आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, ओ जोन, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको मैंने बहुत क्लोज बना दिया है, थोड़ा दूर बनाना चाहिए था ताकि ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा दिखता, बट कोई बात नहीं। आप अपने डायग्राम में देखो, जब मसल्स अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो आपको बेटा कुछ पोर्शन ऐसा नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने बहुत छोटा सा बना दिया है, कॉम्पैक्ट क्योंकि स्पेस कम था, और वो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा होता है। ये कंप्लीट जो पोर्शन है ये, इसे कहते हैं आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। और ये आई बैंड वो पोर्शन होता है जहां केवल तुम्हें थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज आई बैंड। इसीलिए आधा आई इधर होता है, आधा आई इधर होता है, जेड लाइन के इधर, जेड लाइन के इधर। हाफ आई बैंड होता है जिससे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। दैट बेटा अपीयर्स लाइट अंडर माइक्रोस्कोप। ये वाला जो पोर्शन होता है माइक्रोस्कोप में लाइट अपीयरेंस देता है मैम। इसके अलावा कुछ पोर्शन ऐसा दिखता है जो थिन फिलामेंट आपके थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप किए हुए होते हैं, इसे कहते हैं ओ बैंड। मैंने थोड़ा सा गंदा बना दिया है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग बैंड या ओ बैंड, ठीक है ना। ये जो ओ बैंड होता है, ओवरलैपिंग बैंड होता है, ये थिक और थिन जो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं उस पोर्शन को बोला जाता है ओवरलैपिंग बैंड। और कुछ पोर्शन होता है जहां पे बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे होते हैं, इस बैंड को, इस जोन को बोला जाता है एच जोन। एक्चुअल में ओवरलैपिंग प्लस एच प्लस ओ ये कंप्लीट मिलके बनाते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड जहां आपको थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट नजर आ रहा होता है। जो भी आपको ए बैंड का पोर्शन है वो डार्क दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसीलिए आपको ऑल्टरनेट लाइट डार्क थ्रू आउट द मसल फाइबर इस तरीके से स्ट्राइएशंस नजर आती है। ये एक अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मसल की कंडीशन है। मसल फाइबर्स इस तरीके से अरेंज, मसल फाइबर में मायोफिलामेंट्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। आज जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में थिन फिलामेंट्स हमेशा स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर। थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, थिक स्लाइड नहीं करते। जब भी थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ना बेटा तो आपकी जेड लाइन पास आती है, क्योंकि थिन फिलामेंट जेड लाइन से अटैच होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी एच जोन के सेंटर में से भी या फिर थिक फिलामेंट के सेंटर में से भी आपने एक थिन
फाइब्रस मेम्ब्रेन बनाई होगी जिसे एम लाइन कहते हैं। एम लाइन इज अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जो थिक फिलामेंट के सेंटर में से जा रही है, जो थिक फिलामेंट को पकड़ के रखती है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा हमेशा थिन स्लाइड करती है, जब थिन स्लाइड करती है तो जेड लाइन पास आते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में सार्कोमियर रिड्यूसेस इन लेंथ। आपकी जब थिन फिलामेंट स्लाइड करती है अंदर की तरफ तो आपकी आई बैंड का लेंथ भी रिड्यूस हो जाता है, ओवरऑल आई बैंड रिड्यूसेस। ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आते क्योंकि बेटा ए बैंड में अगर आप देखोगे एच जोन कम हो रहा होता है, लेकिन वही एच जोन ओवरलैपिंग जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ओवरलैपिंग जोन और एच जोन बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो ओवरऑल ओ प्लस एच प्लस ओ यानी कि ए बैंड की लेंथ विल रिमेन सेम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स sarcomer shortens, your I band shortens, your A band remains same and your thin filament slides over thick filament। ये बात याद रखनी है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में H zone disappears। फिर मैंने बोला हम समझने के लिए बेटा इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप इसको देखोगे तो ये बने होते हैं कुछ प्रोटीन्स के। हमने थिन फिलामेंट्स की बेटा स्ट्रक्चर्स को देखा था। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो तीन चीजों से मिल के बने होते हैं। बेटा एक बार बताओ, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सबको याद आ रहा है, इसमें दो जो प्रोटीन्स है ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो होती है एक्टिन। तो अगर आप इसके डायग्राम को जब आपने देखा होगा तो एक्टिन बनाने के लिए जी एक्टिन था, ग्लोब्यूलर एक्टिन मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर जाता है, पॉलीमराइज करके बनाता है इस तरीके का फिलामेंटस एक्टिन। और आपके पास इस थिन फिलामेंट में दो ऐसे हेलिकली एक दूसरे से रैप्ड होते हैं, हेलिकली रैप्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर, जिसे आप एफ एक्टिन बोलते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। ये आपका फिलामेंटस एक्टिन हो गया मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। एंड थ्रू आउट द फिलामेंटस एक्टिन बेटा अगेन दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको कंप्लीटली रैप करके रखते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द थिन फिलामेंट, थ्रू आउट द ट्रोपोनिन, थ्रू आउट द एफ एक्टिन आपको दो फिलामेंटस ट्रोपोमायोसिन नाम के भी स्ट्रक्चर दिखते हैं। देखो एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली सिर्फ ट्रोपोनिन के लिए दिया हुआ है कि ट्रोपोनिन का काम होता है एक्टिन की एक्टिव साइट्स को मास्क करके रखना। बट लेट मी टेल यू, अगर कभी ऑप्शन में नहीं होता है ना कि कौन एक्टिव साइट को मास्क करता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियरली दिया है व्हेन द मसल्स आर इन अ रिलैक्स स्टेट तो ट्रोपोनिन मास्क करता है एक्टिन की एक्टिव साइट्स को, क्योंकि ट्रोपोनिन के पास टीपीआई नाम का एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, लेकिन बेटा लेट मी टेल यू एक्चुअल में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन दोनों मिलके मास्क कर रहे होते हैं, बट एनसीईआरटी ने ट्रोपोमायोसिन के लिए ये वाली बात नहीं दी हुई है। ठीक है ना, बट ट्रोपोमायोसिन भी मास्क कर रहा होता है। बट एनसीईआरटी से ही जो स्टेटमेंट्स देते हैं बेटा वही आपके नीट में करेक्ट माना जाता है। तो एनसीईआरटी में ट्रोपोनिन के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द थिन फिलामेंट, आपको थ्रू आउट द एफ एक्टिन आपको दो ट्रोपोमायोसिन दिख रहे हैं एंड एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द बेटा थिन फिलामेंट अलोंग द ट्रोपोमायोसिन के अलोंग स्पेसिफिकली आपको एक कंपोनेंट दिखता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है ट्रोपोनिन। ट्राइमेरिक प्रोटीन है यानी कि इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टीपीसी, एक होता है टीपीआई, एक होता है टीपीटी। टीपीटी इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ट्रोपोनिन का वो कंपोनेंट होता है जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। टीपीसी वो कंपोनेंट होता है जो कैल्शियम से बाइंड करता है। आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि कैल्शियम से बाइंड करके करना क्या है। जब मसल्स को बेटा कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो कैल्शियम चाहिए होता है, तो कैल्शियम टीपीसी के साथ में एक्चुअल में जुड़ता है और क्या करता है अभी मैं बताती हूं, अनमास्किंग करता है एक्चुअल में। और टीपीआई इनहिबिटरी ट्रोपोनिन वो ट्रोपोनिन का कंपोनेंट होता है जो एक्चुअल में अगर मैं एक एक्टिन को बनाती हूं, अगर मैं एक एक्टिन के इस पार्ट को दिखाती हूं तो एक्टिन में मैम मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन आपस में इंटरैक्ट करते हैं ना, तो एक्टिन के पास मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स होती है। ये मान लो मैम एक्टिन के ऊपर ना मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है, इसको हर वक्त ओपन नहीं होना होता क्योंकि हर वक्त मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तो इसको छुपा के रखने का है बेटा। तो इसको छुपा के रखने के लिए ट्रोपोनिन काम में आता है और ट्रोपोनिन का वो पार्ट स्पेसिफिकली बेटा इसको छुपा के रखता है। और ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे ये भी दिखा देती हूँ, कल आपने शायद ट्रोपोमायोसिन नहीं बनाया होगा, इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद होता है। तो ट्रोपोमायोसिन है, ये एक्टिन है, ये आपके ट्रोपोनिन। आप चाहो तो ट्रोपोमायोसिन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेटा इंफॉर्मेशन आती है ना, कैल्शियम क्या करता है, टीपीसी के साथ में बाइंड करता है। जैसे ही टीपीसी के साथ में बाइंड करता है, ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपके एक्टिन के ऊपर बैठे हुए थे ना, ट्रोपोनिन के साथ में जैसे ही कैल्शियम की बाइंडिंग होती है देयर इज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज। कॉन्फर्मेशनल चेंज मींस मान लो ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ट्रोपोनिन के अंदर जिसके कारण से ट्रोपोनिन
along with the tropomyosin they shift away from the active sites of actin. एक्टिन के एक्टिव साइट से अलग हो जाते हैं लेकिन वापस से भी आ जाते हैं बेटा जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है. मास्किंग अनमास्किंग बेटा चलती रहती है. क्या आपको बेटा समझ में आ रहा है? यस एवरीबॉडी. यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? हमने यहीं तक पढ़ा था. अब हम आगे आज थिक मायोफिलामेंट से कंटिन्यू करेंगे. जब थिक मायोफिलामेंट पढ़ लेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनिमेशन देखेंगे. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. मुझे ये उम्मीद है कि आप रिवाइज करते हुए आ रहे हैं और करते जाइए बेटा, क्योंकि आप ही को करना है. एग्जाम आप ही को देना है अगले साल और फिर आपके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए. तो प्लीज पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना. चलिए शुरू करें फिर बेटा. आज हम थिक मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ें. डन डन एंड डन. बहुत बढ़िया. हेडिंग डालेंगे बेटा थिक मायोफिलामेंट. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी. थिक मायोफिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये मायोसिन की मोनोमरिक यूनिट से बनी होती है. देखो मायोसिन फिलामेंट या थिक मायोफिलामेंट, ये कैसे बना होता है अभी मैं बताती हूं. लिखो पहले थिक मायोफिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट. ठीक है. डन डन एंड डन. हाँ चैट्स ऑफ प्लीज बेटा. चैट तो मैं वैसे ही ऑफ कर देती है ना. देखो अब बेटा अब मेरी बात सुनना एक बारी. हमने अभी थिक मायोफिलामेंट को कैसे बनाया था? हमने थिक मायोफिलामेंट को एक्चुअल में ऐसे बनाया ना, इजी तरीके से समझने के लिए. बट हम इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि ये कैसे बनती है. जैसे डॉट 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 काफी सारे आपने ग्लोबुलर एक्टिन जोड़े तो आपके पास फिलामेंटस एक्टिन बनाना. वैसे ही एक थिक मायोफिलामेंट को बनाने के लिए जो मोनोमरिक यूनिट होती है या फिर मायोसिन फिलामेंट को बनाने के लिए जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसे कहते हैं मीरोमायोसिन. टैडपोल जैसा दिखता है. टैडपोल लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वा है ना उसकी जैसा इसकी शक्ल होती है. तो पहले लिखते हैं इसकी जो मोनोमरिक यूनिट होती है. मोनोमरिक मतलब जिससे पॉलीमराइज करके एक्चुअल में थिक मायोफिलामेंट बनता है. तो इसकी जो मोनोमरिक यूनिट होती है, लिखिए बेटा इसको और फिर बनाइए. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे. इसकी जो मोनोमरिक यूनिट होती है ना बेटा, इसको कहा जाता है मीरोमायोसिन. तो मीरोमायोसिन एक्चुअल में ना बेटा जब पॉलीमराइज करती है, व्हेन दिस एक्चुअली पॉलीमराइजेस, तो दिस पॉलीमराइजेस टू फॉर्म थिक मायोफिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट. एक मीरोमायोसिन का फिगर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो मीरोमायोसिन कैसी दिखती है? टैडपोल जैसी. बनाओ. इसका हेड थोड़ा छोटा बना है. अब आई थिंक ठीक है. तो ये फिगर किसका है बेटा? दिस इज द फिगर ऑफ मीरोमायोसिन. अच्छा ये कुछ ना अभी तुम जब आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो एंटीबॉडी में भी कुछ ऐसा पढ़ोगे जो मैं अभी साइड में इसके बारे में लिखने वाली हूं. इसको मैं डिवाइड कर देती हूं. पेज को. ठीक है. और साइड में मैं इसके बारे में लिखूंगी. तो दिस इज द फिगर ऑफ अ मीरोमायोसिन. इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं क्या? अब देखो बेटा इसमें क्या क्या होते हैं मीरोमाइसिन में. इनके पास होता है ये जो देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोब्यूलर हेड. और देख रहे हो बेटा ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है. ये ऐसे लग रहा है उठा हुआ है, प्रोजेक्टेड पार्ट है. एक्चुअल में जो आप थिक मायोफिलामेंट बनाते हो ना बेटा ऐसे,
तो उसमें इस तरीके से ये जो हेड, ये जो ग्लोब्यूलर हेड मैं बना रही हूं ना, ये हेड इस तरीके से प्रोजेक्टेड होता है। मैं आज आपको एनिमेशन दिखाऊंगी तो आप एनिमेशन में समझ पाएंगे। इस तरीके से बेटा आपकी जो मीरोमायोसिन होती है वो पॉलीमराइज करती है और पॉलीमराइज करके एक थिक मायोफिलामेंट को या मायोसिन फिलामेंट को बनाती है, जिसमें हेड जो होता है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। हेड के साथ में और क्या प्रोजेक्टेड होता है भी मैं आपको बताती हूं। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोब्यूलर हेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ग्लोब्यूलर हेड। ये इसके कंपोनेंट बता रही हूं मैं। तो नंबर 1 कंपोनेंट होता है ग्लोब्यूलर हेड। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होती है इसकी टेल, और टेल और ग्लोब्यूलर हेड के बीच में ये पूंछ है, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये जो इन दोनों को एक्चुअल में कनेक्ट कर रहा है, यहां पे ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसे बोला जाता है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म, दिस इज द टेल। तो आपके मीरोमायोसिन जिसकी शक्ल टैडपोल जैसी दिखती है, टैडपोल लाइक, इसमें आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। एक पार्ट होता है इसका ग्लोब्यूलर हेड, एक होता है इसके पास छोटा सा शॉर्ट आर्म, और एक पोर्शन होता है इसके पास टेल पार्ट। बेटा इसके हेड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। देखो एक्चुअल में एनसीईआरटी कहती है मीरोमायोसिन को, इसे लिखना है बेटा, मीरोमायोसिन को आप डिवाइड कर सकते हैं हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन में। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आपको मैं एंटीबॉडी पढ़ाऊंगी तो एंटीबॉडी को आप बेटा डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसके पास 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। उसको H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। H2L2 आपकी एंटीबॉडी, क्वेश्चन भी आया हुआ था इस पे। 2 हैवी चेन होती है आपके एंटीबॉडी के पास, 2 लाइट चेन होती है आपके एंटीबॉडी के पास। वैसे मीरोमायोसिन को एक्चुअल में आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पास एक होता है जिसे कहा जाता है मीरोमायोसिन में, एक होती है जिसे कहा जाता है HMM, हैवी मीरोमायोसिन, एंड दूसरा होता है जिसे कहते हैं LMM, दैट इज द लाइट मीरोमायोसिन। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, हैवी और लाइट, चाहे आप बेटा एंटीबॉडी के लिए बोल रहे हो और चाहे आप बेटा आप मीरोमायोसिन के लिए बोल रहे हो, हैवी और लाइट हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर होता है। किसी को हैवी बोल रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, किसी को लाइट बोल रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा कम है। अगर मैं कह रही हूं इसके पास बेटा, इसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, एक होता है HMM, एक होता है LMM। हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन इसका मतलब होता है हैवी मीरोमायोसिन, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन, LMM, HMM। ऑफ कोर्स इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम, इसीलिए आप हैवी या लाइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैम हैवी मीरोमायोसिन का मतलब होता है हेड प्लस शॉर्ट आर्म। इनका जो ग्लोब्यूलर हेड है और शॉर्ट आर्म है, ये दोनों मिलके हमारे हैवी मीरोमायोसिन को बनाते हैं, और जो हमारा लाइट मीरोमायोसिन होता है ना मैम, दैट इज द टेल पार्ट। जो हमारा हेड और शॉर्ट आर्म है ना, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, टुगेदर नोन एज क्रॉस आर्म। टुगेदर नोन एज क्रॉस आर्म, टुगेदर नोन एज क्रॉस आर्म। ठीक है, हैवी मीरोमायोसिन एक्चुअल में क्रॉस आर्म होती है, दैट इज योर हेड प्लस द शॉर्ट आर्म, एंड लाइट मीरोमायोसिन इज द टेल पार्ट। समझ में आ गई बात? अभी तो बेटा इसकी सबसे खास बात हमने बताई नहीं है। ये मीरोमायोसिन डेफिनेटली कंबाइन करके मैम बनाता है थिक फिलामेंट को, पर इसकी सबसे खास बात है इसका ग्लोब्यूलर हेड। या थोड़ा ठंडा कर देना, एसी ठंडा कर देना। इसकी सबसे खास बात है इसका हेड पार्ट। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि इसके हेड के ऊपर काफी सारी चीजों की बाइंडिंग साइट्स होती है। अब देखो वैसे बाइंडिंग साइट्स आप कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हो, बट मैं कहती हूं एनसीईआरटी वाला बनाओ। अब एनसीईआरटी में क्या है ना बेटा, यहां ऊपर देखना एक्टिन बाइंडिंग साइट दिखाई हुई है और यहां एटीपी बाइंडिंग साइट दिखाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर नीचे कहीं बना दूंगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके हेड के ऊपर 2 चीजों की बाइंडिंग साइट्स तो मैं दिखानी है। एक डेफिनेटली मायोसिन है तो उसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए, और दूसरी ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी लगती है तो एटीपी लगती है, तो इसके पास ही एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है। आप दिखा कहीं पे भी सकते हो, बट क्योंकि पेपर में
एनसीईआरटी का अगर मीरोमायोसिन दिया होगा और आपसे लेबलिंग में पूछ लिया जाए कि बेटा ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, तो आपको एनसीईआरटी वाला पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम जाएं तो एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी ने यहां दिखाया हुआ है बेटा एटीपी बाइंडिंग, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, ऊपर अबव दिखाई हुई है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ये पहले मैं इसको थोड़ा बना लेती हूं, यहां दिखाई हुई है एनसीईआरटी ने एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और यहां पे बेटा दिखाई हुई है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। बेसिकली आपको ये समझना है कि इसके पास एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट्स है, इसके पास एक्टिन के लिए तो बाइंडिंग साइट्स होंगी। इसी को लेबल करो, दीज आर बेसिकली द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, एंड दीज आर बेटा एटीपी बाइंडिंग साइट। ये दोनों साइट्स कहां मौजूद है मैम? बोथ दीज साइट्स आर एसोसिएटेड विद द ग्लोब्यूलर हेड, एटीपी बाइंडिंग साइट्स एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। अब मैं आगे आपको ये भी बता देती हूं, सिर्फ एटीपी से बाइंड नहीं करता ये बेटा एटीपी से एनर्जी कब मिलेगी? एटीपी बन गया तो सिर्फ एनर्जी मिल जाएगी। यूटिलाइजेशन, जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल में एनर्जी की प्राप्ति होती है इसकी यूटिलाइजेशन से। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इसकी हाइड्रोलिसिस या फिर कह दो ब्रेकडाउन। When you actually break down the ATP, that's when you get energy. आप आगे देखेंगे भी कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो जैसे ही एटीपी होती है ना बेटा अवेलेबल, एटीपी मायोसिन के हेड से बाइंड करती है, जहां एटीपी बाइंडिंग साइट्स है वहां पे बाइंड करती है। फिर यही हेड जो होता है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखाता है, क्योंकि हेड इज ऑल्सो हैविंग एटीपीएज एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है हेड के पास। एटीपी को ना केवल बाइंड कर सकता है, उसकी यूटिलाइजेशन भी करवा सकता है, उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ भी सकता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। बिना एनर्जी के मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी भी नहीं। तो यहां पे मैं ये भी लिख देती हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिखती हूं, हेड ऑल्सो हैज ATPase activity. Head also has ATPase activity. ATPase का मतलब है मैम ब्रेक डाउन दी ATP। ये ब्रेक कर सकता है ATP को, ब्रेक करके क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा, उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। दैट्स इट। पहले मैं यहां तक के मायोफिलामेंट्स की, क्योंकि कल एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करी है, तो पहले हम मायोफिलामेंट्स तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। फिर हम आज, और आप इतनी बेहतरीन ये एनिमेशन है ना बेटा, अगर मौका मिलेगा पहले हमारे टॉपिक को हमें पढ़ना है ना, टॉपिक को पहले हम क्लास में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्चुअल में एनिमेशन दिखाऊंगी। इट्स अ वेरी नाइस एनिमेशन टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो बेटा, और ये भी समझ में आ रहा है ना कि यही मीरोमायोसिन काफी सारे पॉलीमराइज करते हैं तो आपका थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट बनता है। फिर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखो सारी चीजें कैसे काम करेगी। आपके नर्वस सिस्टम का इनपुट आएगा, आपकी कैल्शियम अवेलेबल होगी, आपकी एक्टिव साइट्स एक्सपोज होगी एक्टिन की, आपकी एटीपी अवेलेबल होगी, एटीपी टूटेगी, मायोसिन और एक्टिन में इंटरैक्शन होगा, थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे, जो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। पहले यहां तक डन डनाडन डन कर लिया है तो थम्स अप दे देना बेटा, ठीक है ना। पहले हम यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी रीड करते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट, इन्होंने थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट के नाम से बोला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वही है, और थिक फिलामेंट इज द मायोसिन फिलामेंट विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। थिन फिलामेंट बना किसका है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ कितने? दो, हमने दो बनाए हैं, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, हेलिकली बनाए हैं हमने, हेलिकली वाउंड टू ईच अदर हमने बनाए हैं मैम, एब्सोल्युटली। ईच फिलामेंटस एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन। हर एक फिलामेंटस एक्टिन पॉलीमर होता है मोनोमरिक यूनिट का, जैसे जी एक्टिन कहते हैं। इसी के साथ में दो फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन के, अगेन ट्रोपोमायोसिन विच रन क्लोज टू द फिलामेंटस एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। थ्रू आउट उसके लेंथ बेटा वो रन करता है। दो होते हैं
फिलामेंट जिसे आप कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि टीपीटी पार्ट से वो ट्रोपोमायोसिन के साथ में इंटरैक्ट करता है, उसी की मदद से वो जुड़ा हुआ रहता है बेटा। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट मतलब उसका एक हिस्सा मास्क करके रखता है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑन फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब देखो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली क्योंकि ये दिया हुआ है कि ट्रोपोनिन मास्क करता है तो हम ट्रोपोनिन ही पढ़ते हैं, ठीक है। ईच थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन फिलामेंट, ये भी एक पॉलीमराइज प्रोटीन होता है। इसकी मोनोमर क्या होती है बेटा? मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ठीक है। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हर एक मीरोमायोसिन के बेटा दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी ने सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें इन्होंने ना क्रॉस आर्म कह दिया है और कह दिया होगा कि टेल, या फिर हेवी मीरोमायोसिन या लाइट मीरोमायोसिन। देखो, अ ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म and a tail. The former is called as the heavy meromycin and the latter is called as light meromycin. तो अब आप कैसे करके यहाँ पे बेटा इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, एनसीईआरटी ने क्या कहा? Each meromycin has two components. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट लिख लो, हमने भी इसी तरीके से लिखा है। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए मैम, एक कंपोनेंट में आ गया हेड प्लस शॉर्ट आर्म जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं, और एक में आ गया मैम टेल पार्ट। हेड प्लस क्रॉस आर्म को कहा हेवी मीरोमायोसिन और टेल पार्ट को कहा मैम लाइट मीरोमायोसिन, वही वाली बात कही हुई है। तो इन्होंने कहा हेड विद शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। फॉर्मर यानी पहले वाला कहलाता है द हेवी मीरोमायोसिन और दूसरे वाला कहलाता है लाइट मीरोमायोसिन। फिर बोला हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट हैज हेड प्लस शॉर्ट आर्म project head and short arm projects outward at a regular distance and angle from each other and from the surface of the polymerized myosin filament and it is known as the cross arm. ये मैंने आपको बताया भी बेटा कि आपका जो हेड होता है और शॉर्ट आर्म होता है वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है, तभी तो हम इसको, ये टेल है और ये शॉर्ट आर्म है और ये आपका हेड है, तो आपकी शॉर्ट आर्म और ये जो आपकी हेड है जिसे हम क्रॉस आर्म कह रहे हैं, ये एट अ डिस्टेंस एंड एट अ एंगल इसी मायोसिन फिलामेंट से प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। क्योंकि अगर बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं होगा तो बेटा ये एक्टिन से कंबाइन कैसे करेगा? ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है तभी तो आगे देखोगे आप ये एक्टिन से जुड़ पाता है। आगे बोला ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, एटीपी को तोड़ सकता है। इट हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी, इट हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एक्टिन, दोनों बातें हम लिख चुके हैं। डायग्राम देख लो, आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। ऊपर थिन फिलामेंट बनाया हुआ है और नीचे मायोसिन का मोनोमर बनाया हुआ है यानी मीरोमायोसिन बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ में दिखाया हुआ है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और साइड्स में दिखाया हुआ है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ये दिखाया हुआ है इसका हेड, ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है बेटा इसका क्रॉस शॉर्ट आर्म और ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है इसका टेल, ठीक है ना। सो दिस इज द टेल लाइट मीरोमायोसिन, दिस इज द क्रॉस आर्म एंड बेटा दिस इज द ग्लोब्यूलर हेड। ओके, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, दे बोथ टुगेदर फॉर्म द क्रॉस आर्म। यहां पे शॉर्ट आर्म दिखाया नहीं है, आप यहां पे लिख सकते हो दिस इज द शॉर्ट आर्म। इन दोनों को कंबाइन करके आप क्रॉस आर्म बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रक्चर समझ चुके हो, इजी है। अब मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है अगर हमें, अभी तक बेटा आपको यह समझना है कि मेरी मसल्स, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको मैं बता दूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही, हाँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेम चीज रिपीट होगी। अब वहां पे बेटा आपको फिर, अभी मैं आपको डिटेल में ही बता दूंगी जो भी चीजें वहां पे यूज होने वाली है वो सब चीजें यहां पे भी, क्योंकि बेटा सेम चीज है। क्योंकि एक नर्व जब एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है तो बेसिकली क्या क्या काम हो रहा होता है वो सेम है ना, यहाँ पे पढ़ो चाहे वहां पे पढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीजें पढ़ोगे वहां पे यूज होगा, तो फिर बेटा आप ध्यान से सुनना, वहां पे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखो, मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए। किसका इनपुट चाहिए मैम? आपके नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आनी चाहिए, नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके आनी चाहिए आपके मसल्स के पास, तभी मैम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। हम जब न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं मैम दो तरीके की न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। हालांकि वहां पे लिखेंगे बट क्योंकि टॉपिक पढ़ा रही हूं तो बता रही हूं आपको, ठीक है। जो चीज यहां पे लिखनी होगी वो नोट डाउन कराऊंगी। एक होती है एफरेंट न्यूरॉन, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, ए फॉर एप्पल ही बचपन से सीखा है बेटा। तो ए फॉर एफरेंट न्यूरॉन होती है जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एंड ई फॉर एलिफेंट, इफरेंट न्यूरॉन होती है जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। जब भी आप एफरेंट न्यूरॉन की बात करते हैं वो हमेशा बेटा सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है।
सेंसरी, ठीक है ना, रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से। और जो भी न्यूरॉन्स आपके नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को वापस लेके आते हैं उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जैसे आपने यूरिनेशन, मिक्चुरेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गई और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन वापस लेके आई ब्लैडर के पास और स्फिंक्टर्स के पास। अब यहाँ पे सबसे पहले 2-3 टर्म्स आएंगे। क्या सबसे पहला एक टर्म आएगा? एक टर्म आता है बेटा मोटर एंड प्लेट, या फिर इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एक टर्म आता है वन मोटर यूनिट। ठीक है, तो वन मोटर यूनिट और आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले ये समझिए, एक मोटर न्यूरॉन along with all the muscle fibers that it forms junction with, एक मोटर न्यूरॉन समझो बेटा, न्यूरॉन याद करो, बनाना मत, न्यूरॉन याद कर। ऐसे था न्यूरॉन, मैं बनवाऊंगी अभी जो बनाना है। ये न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, और ये है इसकी एक्सॉन। एक्सॉन के पास है एक्सॉन टर्मिनल, है ऐसा है एक्सॉन टर्मिनल, अभी मैं बनवाऊंगी वैसे तो अच्छा सा डायग्राम। एक मोटर न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आती है, जितने मसल फाइबर्स के साथ में वो जंक्शन को बनाती है, जंक्शन बनाने का मतलब इंफॉर्मेशन पास करना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये इंफॉर्मेशन तो न्यूरॉन से ही आएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आपके मसल फाइबर तक पहुंचाती है, जितने मसल फाइबर के साथ में एक मोटर न्यूरॉन ने जितने मसल फाइबर के साथ में जंक्शन बनाया, साइनैप्स बनाया, वो कहलाती है वन मोटर यूनिट। मैं गूगल का इमेज भी आपको दिखाती हूं, देखिए भाई, गूगल इमेज, ये गूगल इमेज कुछ बेकार सी है बेटा, ये गूगल इमेज सही है, देखिए, या कैन यू सी दिस डायग्राम? वाओ, so pretty बेटा, less than your प्यारी प्यारी जगसिन्यारी मैम, but still good। एक मोटर न्यूरॉन, और ये क्या है? अरे यार ब्राइटनेस ज्यादा होगी तुम्हारे लिए, नहीं आई थिंक सही है। एक मोटर न्यूरॉन गाइस, एक मोटर न्यूरॉन, वैसे तुम्हें थोड़ा सा चमक रहा होगा बट मैं अभी बना के बताऊंगी तुम लोग को। जितने मसल फाइबर के साथ में वो जंक्शन बना रही है, क्योंकि बना सकती है ना, बहुत सारे साइनेप्टिक नॉब्स है, जितने मसल फाइबर के साथ में वो जंक्शन बना रही है वो कहलाती है वन मोटर यूनिट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? उसे कहते हैं हम वन मोटर यूनिट। अब मैम वन मोटर यूनिट के अलावा आपने बोला, वन मोटर यूनिट के अलावा आपने बोला कि एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अरे यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार देखो ना, एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन कहलाता है साइनैप्स। पर एक न्यूरॉन सिर्फ न्यूरॉन के साथ में जंक्शन थोड़ी ही बनाती है बेटा, एक न्यूरॉन को भी इंफॉर्मेशन दे सकती है, एक न्यूरॉन एक मसल को भी इंफॉर्मेशन दे सकती है, एक न्यूरॉन एक ग्लैंड को भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो वो जंक्शन बेटा कई अलग अलग चीजों के साथ में बना सकती है। तो एक ऐसा न्यूरॉन का जंक्शन जो वो एक मसल के साथ में बनाती है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर बोला जाता है मोटर एंड प्लेट, NMJ, या फिर मोटर एंड प्लेट। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फटाफट से पढ़ते हैं, और मसल्स के केस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो भी पढ़ते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें दी ही हुई होगी, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग डालते हैं। डायग्राम तो नहीं दिया हुआ बट हम थोड़ा सा छवियां बनाएंगे बेटा, क्योंकि हमें छवि बनाना पसंद है। मसल कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे हेडिंग और सारी बातें लिखेंगे, जितनी भी बेसिक बातें भी मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बेटा कि न्यूरॉन कौन सी होती है जो इंफॉर्मेशन को लेके आती है। तो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे और यहां पे लिखेंगे सिग्नल कहां से आता है, सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करना है, ये सिग्नल कहां से आता है? सो सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन comes from CNS via motor या efferent न्यूरॉन। मोटर या, ये क्या कर रही हूं मैं, देखो मोटर बोल रही थी, मोटर ही लिख रही हूं, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। तो यानी कि मैम मतलब तो वही हो गया ना, मोटर न्यूरॉन वो होती है जो इन्फॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम से कहां लेके आती है, ऑर्गन के पास लेके आती है। ठीक है, बढ़िया बात है मैम। अब हम लिखते हैं मोटर यूनिट क्या होती है। मोटर यूनिट क्या होती है? मोटर यूनिट होती है मैम
one motor neuron along with all muscle fibers that it forms junction with. इसको ऐसे भी लिखते हैं कि वन मोटर न्यूरॉन अलोंग विद, एक सेकेंड, जंक्शन विद पहले लिख लेती हूँ, वन मोटर न्यूरॉन अलोंग विद ऑल द मसल फाइबर्स दैट इट इनरवेट्स. इनरवेट्स का मतलब होता है जहां जहां तक ये पहुंच रही है ना. दैट इट फॉर्म्स जंक्शंस विद और इनरवेट्स का मतलब भी वही है कि जिन जिन के पास ये पहुंच पाई, जिन जिन के साथ में इसने बेटा जंक्शन बनाया. तो क्या हम एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे? 100% बनाएंगे बेटा. बनाइए आप, पेंटिंग मत करना बेटा, फटाफट से छोटा सा बेटा एक डायग्राम बना लो. छोटा सा प्यारा सा जग से न्यारा सा एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से. सो दिस इज इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया है मैंने. ठीक है. अब मैं बेटा वैसे तो ड्राइंग नहीं बना पा रही हूं जैसे आपके एनसीईआरटी में वैसे मतलब बनाया हुआ. वो एनसीईआरटी में तो बनाया नहीं है, खैर वो जैसे आपके उसमें दिखाया हुआ है गूगल के इमेज में, बट कॉन्टेक्स्ट वही है. मैंने तो मसल फाइबर के साइजेस भी थोड़े से चेंज कर दिए, बट कोई नहीं, आप समझ गए होंगे. ओके तो हम ये बना देते हैं. दीज आर द ऑल मसल फाइबर्स गाइज, and this is a motor neuron guys. This is a motor neuron and this is a motor unit. मोटर न्यूरॉन फटाफट से बेटा बना लो. फिर हम मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को थोड़ा सा बनाएंगे. अब देखो जो साइनैप्स मैं आपको बनवाने वाली हूँ सेम चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उस वाले चैप्टर में, न्यूरल वाले चैप्टर में सेम चीज. ठीक है ना, कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है. बहुत सारे बच्चे बेटा अभी सोचेंगे अरे मैम हमें तो आता है पहले से. बेटा आपको आता है पहले से, लेकिन आप यहीं पे आके बैठे हैं तो आपको सारी चीजें पढ़नी है. प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम जब ऐसी चीजें बताते हैं ना जो हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं. मेरा बचपन का कहने का मतलब है 8वीं 9वीं 10वीं में हमने पढ़ा है मैम साइनैप्स में क्या क्या होता है, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत ईजी सी चीज बता रही है मैम. आपको सारी चीजें करनी है बेटा. ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं कि जब एक न्यूरॉन का जंक्शन बनता है एक मसल फाइबर के साथ में, दोनों के जंक्शन में कौन कौन सी चीजें होती है इसका स्ट्रक्चर समझना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से करंट ट्रैवल करके बेटा इस न्यूरॉन के एंड तक आता है तो वो कैसे एक मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन देता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है. डन एंड आर्डन डन कर लिया होगा तुमने, नहीं किया है तो फिर बेटा कुछ कर नहीं सकते हैं. चलिए अब हम करने वाले हैं बेटा मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. मोटर एंड प्लेट या फिर इसी को कहते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ, मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, चलिए तो पहले तो हम लिखेंगे दी जंक्शन यानी कि साइनैप्स, द जंक्शन और साइनैप्स बिटवीन क्या, बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड
द मसल फाइबर एंड द मसल फाइबर, इसी को कहा जाता है बेटा आपकी मोटर एंड प्लेट। बनाइए इसको, बिल्कुल बनाइए बेटा। देखिए मैं ना आपको थोड़ा कैसे बनवाऊं, जैसे पढ़ाऊंगी वैसे ही बनाती हूँ ना, क्योंकि फिर आपके लिए रिलेट करना इजी होगा। तो ये बनाती हूँ बेटा, मैं एक साइनेप्टिक नॉब को दिखा रही हूँ गाइज, मैं ना एक साइनेप्टिक नॉब दिखा रही हूँ। जैसे आपने एक्सॉन टर्मिनल बनाया ना, तो एक्सॉन टर्मिनल पे तो बहुत सारे साइनेप्टिक नॉब्स है ना, याद आ रहे हैं ना साइनेप्टिक नॉब्स क्या थे? आपने एक एक्सॉन के टर्मिनल पे बहुत सारे नॉब्स बनाए ना, ऐसे बहुत सारे नॉब्स जो अलग अलग मसल फाइबर के साथ में जंक्शंस बना रहे होंगे, जिसे आप वन मोटर यूनिट कह रहे हैं, मोटर यूनिट कह रहे हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल ना एक, बेटा आप वर्टिकल, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बनाओ। ये आपने बेटा क्या बनाया है, ये आपने बनाया है एक मोटर न्यूरॉन का, ये आपने बनाया है एक मोटर न्यूरॉन का एक साइनेप्टिक नॉब, और इसका जंक्शन किसके साथ में दिखाओगे? इसका जंक्शन दिखाओगे अभी, एक तो ना यार मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है। अब मसल फाइबर के साथ में इसका जंक्शन दिखाओगे, तो मैं एक मसल फाइबर बनाऊं, मसल फाइबर में एक दो चीजें तो मैं अभी बताऊंगी मैं और इंपॉर्टेंट। इसमें मैं ना अभी वो नहीं बना रही हूं बेटा, मैं इसकी कनेक्टिव टिश्यू को नहीं बना रही हूं, डायरेक्ट इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना रही हूं। अब बोलोगे मैम ये क्या आपने तिगड़म बना दी यहां पे, बनाओ अभी मैं बताती हूं आपको क्या बनाया। पहले तो ये समझ लो कि ये एक न्यूरॉन थी, इसने अपने मसल फाइबर के साथ में जंक्शन बनाया, इन दोनों के जंक्शन को ही हमने क्या बोला? एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या क्या होता है मैम? इसमें होता है, ये देखो, ये होती है एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी मेम्ब्रेन कहलाती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल रहे हो ना, तो आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बेटा वो मेम्ब्रेन है जहां से इंफॉर्मेशन आएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी तरीके से कोई भी साइनैप्स बेटा बनता है, साइनैप्स यूजुअली आप कहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, वैसे ही जब एक मसल और एक न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है उसे कहते हैं आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैम ये जो आपने बनाया है एक मोटर न्यूरॉन, ये जो इंफॉर्मेशन को लेके आएगी, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है सपोलो, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर कम्युनिकेट करना है, इसको इंफॉर्मेशन को आगे पास करना है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए मैम? मैंने ये सारी चीजें तुम्हें एनिमल टिश्यू में भी पढ़ाई है। इसे कहते हैं बेटा आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं वो केमिकल्स जो इंफॉर्मेशन को पास करेंगे आगे, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल के केस में होता है एसिटाइल कोलिन, ये याद रखना है। अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, बट मसल्स के केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन पास करते हैं उसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन। कितनी सरल बात है बेटा, बताओ इसमें कौन सी तुमने रॉकेट साइंस पढ़ी है? बता दो आज मुझे, बताओ कितनी सरल चीज तुमने पढ़ी यार, हैं? इसको थोड़ा सा ना मैं बेटा क्या करती हूं, अरे ओहो, देखो अब मैं तुम्हें ना एक दो चीजें और बताती हूं। ये हो गए मैम हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये हो गए हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स। मैम इन्हीं के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बट मैं डायरेक्टली मसल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है ना उसी का नाम लिख दे रही हूं एसिटाइल कोलिन।
मसल में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है इसे कहते हैं एसिटाइलकोलिन। दिस इज द एसिटाइलकोलिन। ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि ये आपकी सार्कोलेमा है। बताओ हाँ या ना? दिस इज योर सार्कोलेमा। लेट मी टेल यू बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो चीजें पूछती हूं। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां तक तो किसी को कोई दुखदर्द समस्या नहीं होगी, बहुत इजी है। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी न्यूरॉन से बेटा करंट ट्रैवल करके आएगी, न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगी, तो न्यूरॉन, अभी मैं आपको वही प्रोसेस अगला जो है वही मैं आपको बताऊंगी कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके आता है ना, एक्सॉन टर्मिनल तक आता है, तो अल्टीमेटली आपकी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रही होती है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बेटा एसिटाइलकोलिन है। आप मुझे बताओ एसिटाइलकोलिन आगे जाके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करनी चाहिए कि नहीं बेटा? आगे वो इंफॉर्मेशन कैसे पास करेगी? वो पास करेगी इंफॉर्मेशन, किसको पास करेगी? मसल्स को, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या लगता है रिसेप्टर्स कहां मौजूद होने चाहिए? वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिसेप्टर्स कहां मौजूद होने चाहिए बेटा? एसिटाइलकोलिन के। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, या फिर मैं कह सकती हूं सार्कोलेमा पे। बताओ यस, यही होने चाहिए कि नहीं? तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं, has receptors for acetylcholine, has receptors for acetylcholine। और बेटा मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर मेहनत करके तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्शन बोल रही हूं, एक्शन पोटेंशियल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो मेरे लिए बहुत आसान होगा तुम्हें ये चीज समझाना, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए हो, वहां पे ही तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी जब तुमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था, है ना। अब मैं यहाँ पे तुम्हें वो चीज आसानी से समझा पाऊंगी। देखो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कितना इजी है। अभी तुम देखोगे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके आएगी, साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो केमिकल्स भरे हुए हैं वो बेटा रिलीज हो जाएंगे फ्यूज करके, यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे, स्पेस में जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे मसल्स में बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, डीपोलराइज कर जाएगी। बहुत ईजी है, वही चीज है जो पढ़ चुके हो। इसी को अभी मैं बताऊंगी, ये नहीं कि मैम आपने तो इतनी जल्दी बता दिया। तुम ये सार्कोलेमा को देख रहे हो, सार्कोलेमा ने बेटा अपने रंग दिखाए हैं, है ना। ये फोल्ड हो गई है कई जगहों पे ये फोल्ड हो गई है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल्स या फिर कहते हैं टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स एक्चुअल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, आपकी सार्कोलेमा ऐसे फोल्डेड होती है बेटा। और ये फोल्ड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो होते हैं ना बेटा फोल्ड्स, टी टिब्यूल्स, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो थ्रू आउट द मसल फाइबर इसको स्प्रेड करने का काम यही टी टिब्यूल्स करती हैं, जिनसे एक्चुअल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलता है कि मुझे अब कैल्शियम रिलीज करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है, बट ये इसको लिख लीजिए कि ये जो मैम फोल्ड्स बनाए हुए हैं ये अतरंगी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स जिनको कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल्स, ये बेसिकली करती क्या है? स्प्रेड करती है एक्शन पोटेंशियल को, स्प्रेड एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन जब आएगी तो एक्चुअल में क्या होता है वो पढ़ाने वाली हूं। डन हो गया है तो थम्स अप दे देना, ठीक है ना। डन कर लो। हो विशाल कह रहा है टी टिब्यूल्स मैम, टी टिब्यूल्स इज जस्ट लाइक माय बुआ, बिकॉज इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है गाइस। यार कईयों की बुआ बहुत अच्छी होती है भाई, हर वक्त तुम लोग बेटा उनके पीछे ही पड़े रहते हो, और मेरी बुआ बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। हर वक्त बेटा कुछ ना कुछ उनको बुरा भला बोलना कोई अच्छी बात है? ये बताओ कोई अच्छी बात है? कल को तुम भी किसी की बुआ बनोगी यार, हाँ। और बुआ क्यों, फूफा जी क्या कर, बुआ और फूफा ही होते हैं ना भाई, उल्टा फुल्टा तो मैच नहीं कर दिया मैंने, हाँ। फूफा जी बड़े अच्छे हो, फूफा ही होते हैं ना, पहले तो ये बताओ, हाँ। उन लोगों पे क्यों नहीं इल्जाम लगाया जाता? अच्छा मैं यही सोचती हूं कि हर बार वाई डन हो गया। ये लिख भी देती हूं मैं, फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा, फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। करेक्ट मैच है ना, हाँ। मतलब कई लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो औरतें ना वही ये सब चीजें, भाई औरतें बेफालतू की बदनाम है। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस। मेरे जितने भी कितने सारे मेल फ्रेंड्स हैं, उनकी जैसा गॉसिप, उनकी जैसी गॉसिप कोई नहीं करता भाई। उनको बहुत मजे आते हैं गॉसिप करने में, नंबर 1 गॉसिप खोर होते हैं। देखो अब गॉसिप वर्ड को भी फीमेल्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। आप अपने घरों में भी देखोगे ऐसा नहीं है, खूब सारे मसाले आपके मेल बेटा रिलेटिव्स भी लगा रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, और मेल फ्रेंड्स भी कोई कम गॉसिप खोर नहीं होते।
अब चटोरी, चटोरी वर्ड को बेटा फीमेल्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है कि यार लड़कियां बहुत चटोरी होती हैं, उनको पानी पूरी और तीखा बनाना। भैया कल मैं गाड़ी से जा रही थी, जब मैंने देखा गोलगप्पे के ठेले में सिर्फ लड़के खड़े थे, मेरा सच्ची में कसम से बता रही हूं मन किया है कि वीडियो बना लूं एक, कि अब बताओ देखो कितने चटोरे कौन है, जरा देखना। लाइन लगा के कटोरी लेके खड़े हैं लड़के, वो भी कहते होंगे, लेकिन इल्जाम किस पे लगता है? चलो कर लिया है यस। चलो बेफालतू का बेटा ये बड़ी गलत बात है यार। हाँ ऐसा मैं कभी अब देखूंगी ना, जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, मैं कहूंगी कि भैया गलत है, गलत है ये। हाँ चलो डन। और ना यहां बैठे बैठे कुछ लड़के ये सोच रहे होंगे मैम आपको कैसे पता चला मैम? यस ठीक है ना। और दूसरों की बात क्या, मेरा खुद का भाई बेटा उसको बहुत पसंद है गोलगप्पे, वो सबसे बड़ा चटोरा है। हाँ उसको इतना पसंद है। और मेरे पापा भाई इतना नाटक करते हैं, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे उनको खिलाओ तो 2 प्लेट से कम नहीं खाएंगे, ठीक है। और पहले खाएंगे मैं नहीं खाता, नहीं नहीं तुम लोग खाओ गोलगप्पे। ओ माय गॉड पापा यार आप भी ना यार। चलिए शुरू करते हैं हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेटा डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट वाली एक्सप्लेनेशन। जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली सेम चीज है। एक मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आती है जब, तो क्या क्या होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, लैंडस्केप में बनाएंगे। उसी के कंटिन्यूएशन में आप लिखिए कि हाउ द इंफॉर्मेशन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स टू द मसल। ठीक है, हम एक हेडिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन comes to the muscle fiber। लैंडस्केप में बनाना है इसे, मसल फाइबर वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो इसको जरा हम बनाते हैं। सेम वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिखना है। ये हमारी बेटा साइनेप्टिक आपकी वो है, नॉब है। अब मैं ना मसल फाइबर को पूरा नहीं बना रही हूं, मैं ऐसे बना दे रही हूं कि आपकी जो मसल फाइबर है, आपकी जो मसल फाइबर है ना बेटा, ये मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे बना दे रही हूं। आप चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, क्योंकि आपके पास स्पेस होगा, आप लैंडस्केप में बना रहे हो तो पूरा भी बना सकते हो। दिस इज द मसल फाइबर। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि यहां पे हमारी साइनेप्टिक वेसिकल्स है मैम। एक वेसिकल को फ्यूज करते हुए भी दिखाती हूं, ठीक है ना, ऐसे। एक वेसिकल को फ्यूज करते हुए भी दिखाती हूं यहां। ये आपकी केमिकल्स है, यहां पे भी केमिकल्स रिलीज होंगी, ये आपकी केमिकल्स है। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या हो रहा है मैम? अरे मैंने इसको मिटाया तो ये कैसे ऐसे हो गया? देखो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक मोटर न्यूरॉन लेके आएगी। अरे नंबर 1 हम लिखते हैं मोटर न्यूरॉन carry the information to axon terminal। axon terminal तक इंफॉर्मेशन को लेके आई। axon terminal, यहां से इंफॉर्मेशन बेटा ट्रैवल करके आती है, यहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके आती है, आपके axon terminal तक आती है। जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आती है ना, तो आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब आप फ्यूज हो जाओ किसके साथ में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में। ये कैसे होता है ना, जैसे ही आपके एक्सॉन टर्मिनल पे इंफॉर्मेशन आती है ना, तो आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में शायद यहां नहीं दिया हुआ है, बट अगले चैप्टर में दिया हुआ है।
यहां जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल पे ट्रैवल करके आती है ना बेटा, इसमें यहां पे होते हैं कुछ कैल्शियम के चैनल्स। कैल्शियम के चैनल्स के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे कैल्शियम की एंट्री होने लगती है इनसाइड द साइनेप्टिक वेसिकल, और यही इनसाइड द साइनेप्टिक नॉब, यहां से बेटा कैल्शियम एंटर करता है, और ये कैल्शियम कहता है कि भैया अब साइनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज होने का टाइम आ गया है। दिस कैल्शियम बेटा ये एंटर कैसे किया, कैल्शियम चैनल से एंटर किया। ओपन कैसे हुआ, जब इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आई, कैल्शियम चैनल्स खुल गए, कैल्शियम की एंट्री हो गई। कैल्शियम ने आपके बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स को बोला कि भैया अब तुम्हारे रिलीज होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। जैसे ही कैल्शियम बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स को सिग्नल देती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं, एक्सोसाइटोसिस होती है, एसिटाइल कोलिन जंक्शन में रिलीज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपके मसल फाइबर में डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसको फैलाने का काम कौन करते हैं, फूफा जी नहीं करते हैं, टी ट्यूब्यूल्स करते हैं। टी ट्यूब्यूल्स उस एक्शन पोटेंशियल को थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड करते हैं। अब इंफॉर्मेशन अंदर बैठे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलती है, वो कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं। कैल्शियम आयन जाके टीपीसी के साथ में बाइंड करते हैं, पूरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट से हट जाता है, एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। जैसे आज कुछ मर्द एक्सपोज हो गए गाइस, तो फिर बेटा जैसे ही एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज होती है, बस मायोसिन आके उससे बाइंड करेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेटा वही पढ़ेंगे, देखते हैं। चलो चलो करते हैं गाइस। अब सारे सपोले बोलेंगे बढ़िया आई मैम, बढ़िया आई। अपने ऊपर मजाक नहीं ले सकते मैम हम। हाँ चलो, मजाक तो मैंने किया भी नहीं था ना, मैंने तो सच बोला था। यहां पे करते हैं। जैसे ये मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके आती है, नंबर 2 स्टेप होता है कैल्शियम चैनल ओपन, एंट्री ऑफ कैल्शियम। ठीक है, यहां थर्ड स्टेप में बेटा हम यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप ऐसे लिखो, कैल्शियम सिग्नल्स, कैल्शियम सिग्नल्स साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स टू फ्यूज with presynaptic membrane, with presynaptic membrane and exocytosis occurs। एक्सो का मतलब आउटसाइड, साइटोसिस मतलब बस सेल के इस वेसिकल के अंदर का सारा कंटेंट बेटा यहां से बाहर आ जाएगा। एक्सोसाइटोसिस अकर्स। थर्ड स्टेप हो गया, यहां पे लिखेंगे फोर्थ स्टेप। अब एक सेकेंड, फोर्थ स्टेप में इसकी बाइंडिंग दिखाते हैं डायरेक्टली कि ये कैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसके रिसेप्टर्स बनाते हैं इधर, ठीक है, और यहां पे नंबर 4 स्टेप में लिखते हैं, यहीं पे नंबर 4 बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद रिसेप्टर। जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड करेगी क्या होगा बेटा, यहां की मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी, यानी कि पहले अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, ये सारी चीजें बता चुकी हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद जैसी इसकी बाइंडिंग होती है ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे। इसके वक्त और जज्बात ऐसे बदलेंगे, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी डीपोलराइज। तो नंबर 5th स्टेप हमें क्या करना है बेटा, नंबर 5 डीपोलराइजेशन ऑफ सारे फ्लो चार्ट आपने यहीं पे लिख लिया बेटा, डायग्राम में ही फ्लो चार्ट हो गया है। डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड
अब नंबर 6 ये भी लिख लो, स्प्रेड वाया टी टिब्यूल, स्प्रेड वाया टी टिब्यूल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, पूरे टी टिब्यूल्स के थ्रू स्प्रेड हो गया। आगे क्या होगा तुम खुद बताओ ना गाइस। यहां पे है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कैल्शियम भरा पड़ा है, टी टिब्यूल से ये स्प्रेड हुआ था। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलेगा कि तुम कैल्शियम आयंस को बाहर रिलीज कर दो। कहां बाहर रिलीज कर दो? बाहर का मतलब होता है सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर दो। ये देखो, अब मैं कह रही हूं नंबर 6 स्टेप होगा मैम, यहां सिग्नल्स दी एसआर टू रिलीज कैल्शियम। और कहां रिलीज होता है? इनटू सार्कोप्लाज्म। इतनी तो बेटा बुद्धि आप खुद ही लगा के आंसर दे सकते हैं, सार्कोप्लाज्म। अब आगे के स्टेप्स आप बता सकते हैं, अब आगे के स्टेप्स आप बता सकते हैं कि आगे क्या होगा? आगे के स्टेप्स बताओ क्या होगा? यस बताओ। जल्दी बताओ क्या होगा? यहीं पे तो बेटा आपके मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स है, मायोफिलामेंट्स है। मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स यहीं अंदर मौजूद है ना बेटा। यहीं तो मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स, यहीं तो मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स मौजूद है, जो कि आपकी एक्टिन मायोसिन की बनी हुई है। इसी में ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट के साथ में कैल्शियम बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिव साइट से हटा देगा, एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है बात? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। लास्ट स्टेप यहां पे यही लिखोगे बेटा, नंबर 7 स्टेप, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम किसके साथ में? टीपीसी। जैसे ये बाइंड करेगा कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन, entire troponin tropomyosin shifts away from the active site. Entire troponin along with the tropomyosin shifts away from actin's active site on actin, ऐसे लिखो, from active site on actin। बेटा बताइए किसी को कोई दुखदर्द समस्या यहां तक समझने में? किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा यहां तक समझने में? यस शुभम बेटा, जितना रोने धोने का तूने साइन बनाया है ना, उससे ज्यादा तू थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लेता तो कुछ समझ आ जाता तेरे को। इतना सारा जो तू बेटा इतना टाइप कर रहा है, हाँ, जिस हिसाब से तू पढ़ाई कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो तेरे को आगे भी रोना पड़े। पढ़ ले। मैम डीमोटिवेट, मैम बहुत मोटिवेट करती है, पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हें बेफालतू का मोटिवेट करूंगी जब तुम फालतू की बकवास करोगे। पढ़ाई करो बैठ के। इतना जो तूने 10 रोने के साइन बनाने में मेहनत की ना बेटा, उतना पढ़ने में भी कर, दिमाग लगा थोड़ा। और ये काफी इजी चीज है, ठीक है? डन कर लिया बेटा? यस एवरीबॉडी। एक बार आपको वापस से इस डायग्राम को रिपीट करा दूं और फिर हम आगे स्टार्ट करें। इस डायग्राम को एक बार रिपीट कराऊं। ये एक मोटर न्यूरॉन है, ये एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मायोफिलामेंट्स है, मायोफाइब्रिल्स है। इस मसल को कैसे पता चलेगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है? ये एक ऐसा मसल है जो पहले रेस्टिंग स्टेट पे था। इसके अंदर एक्टिन के ऊपर की एक्टिव साइट मास्क हुई पड़ी थी,
जैसे ही एक मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके एक्सॉन टर्मिनल तक आती है, जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आती है तो आपकी उसी इंफॉर्मेशन की वजह से आपके एक्सॉन टर्मिनल पे ये जो मेम्ब्रेन है, जिसे मैंने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला था, इस पर मौजूद मैम कुछ कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम के चैनल जैसे ही ओपन होते हैं, क्योंकि सिग्नल आया था, कैल्शियम की एंट्री होती है। कैल्शियम आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज करा देता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जैसे ही इसको फ्यूज कराता है तो इसके अंदर के जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, यानी कि एसिटाइलकोलिन है, वो आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में या फिर जो गैप है दोनों के बीच में, उसमें रिलीज हो जाते हैं। यही एसिटाइलकोलिन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो रिसेप्टर इस सार्कोलेमा पे मौजूद है, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। जैसे ही रिसेप्टर के साथ में एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग होती है, इनिशियली ये मेम्ब्रेन बेटा रेस्ट पर थी, लेकिन जैसे ही सिग्नल आता है, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, आपकी मसल फाइबर हो जाती है डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन होती है सार्कोलेमा की, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसको बेटा थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड करने का काम करती है टी ट्यूब्यूल्स। इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है आपके बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ये होता था स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। आपकी कैल्शियम आयन रिलीज होने लग जाती है। कहां रिलीज होती है? सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम बाहर रिलीज होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कैल्शियम एसआर से बाहर आती है। जब मसल्स रिलैक्स करती है ना, तो इसको वापस से पंप बैक करना पड़ता है, क्योंकि अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ये वापस से पंप बैक होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे ही कैल्शियम बाहर रिलीज होती है, फिर क्या होगा बेटा? वही होगा जो कल की क्लास में पढ़ा था। कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करती है, क्योंकि यही तो सिग्नल है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करती है, ट्रोपोनिन के कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, एंटायर ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, अनमास्किंग हो जाती है, और अब एक्चुअल में होती है स्लाइडिंग, जिसको समझते हैं हम विद अ वंडरफुल थ्योरी ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं, थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया तो। अब देखो, मैं एनसीईआरटी की पहले आपको यहां तक की रीडिंग कराती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। स्लाइडिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। ये मैं कल की क्लास में भी बता चुकी हूं। डन हो गया है ना? सर ऑफ करती हूं बेटा, डन हो गया? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। देखो, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, ये तो मैं कल ही बता चुकी हूं। आज आप उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है जब आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आती है वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोटर यूनिट। एक मोटर न्यूरॉन जितने अलोंग विद द मसल फाइबर्स, जितने भी मसल फाइबर्स उससे कनेक्टेड हैं, उसको कहा जाता है एक मोटर यूनिट। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, इसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। एक सार्कोलेमा, एक मसल फाइबर और एक न्यूरॉन के बीच का, मोटर न्यूरॉन के बीच का जंक्शन कहलाता है मोटर एंड प्लेट, या फिर कहलाता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि होती है एसिटाइलकोलिन, व्हिच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। एक दो लाइन एंड खत्म। कैसे किया है? पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। एक मोटर न्यूरॉन से जब इंफॉर्मेशन आती है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वहां से कैल्शियम एंटर करती है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज करती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है जो सार्कोलेमा पे होती है, तब जाके एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है, जनरेट होता है। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर। किसकी मदद से? टी ट्यूब्यूल्स की मदद से एक्चुअल में स्प्रेड होता है। एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म। कहां से रिलीज होती है? एक्चुअल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयरबाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। बाइंड हुआ, एक्टिव साइट जो मास्क थी अब वो एक्सपोज हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे अभी, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये जो एक लाइन दी हुई है ना, ये इतनी ईजी नहीं है। इसको पढ़ने के लिए हमें यही डायग्राम हमें बनाना है।
अगेन तुम्हें लैंडस्केप में बनाना है, ये वाला जो डायग्राम है ये लैंडस्केप में बनाना है। अब यहाँ पे जो बोला है ना, अब देखो तुमने बेटा सारी तैयारी कर ली है जीत की, अब तुम्हें जीत हासिल करनी है। तुमने जीत की तैयारी कर ली है, तुमने एक्टिन की एक्टिव साइट्स, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स है उसे एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारे पास एटीपी भी अवेलेबल है जो कि मायोसिन के हेड से जाके बाइंड करेगी। अब जाके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, थिन फिलामेंट्स को स्लाइड करना है। जो तुमने कल की क्लास में पढ़ा कि जेड लाइन पास आती है, आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड सेम रहता है, वही एक्चुअल में इस वजह से होता है जो अभी हम पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आपको इसको भी बेटा लैंडस्केप में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम बनने वाला है। तो 4 डायग्राम हमें ऐसे बनाने हैं। हेडिंग हम क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग हम डालेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एंड हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, फिर हम बेटा ये डायग्राम बनाएंगे। तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में लिखेंगे सबसे पहले, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम सबसे पहले बेटा ये लिखेंगे कि एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मैं ये भी यहां पे लिखना चाहूंगी, मैं यहां पे बेटा ये भी लिखना चाहूंगी कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर थिक मायोफिलामेंट। थिक कभी भी स्लाइड नहीं करती। हाँ, थिक के अंदर जो आपके मायोसिन, मीरोमायोसिन का हेड होता है उसमें रोटेशन जरूर होती है, बट स्लाइडिंग हमेशा किसकी होती है, थिन फिलामेंट की होती है ओवर द थिक मायोफिलामेंट। इसको पहले आप लिख लो, फिर हम बेटा नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाती हूं। आप डायग्राम को वैसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम ये जो ऊपर सबसे पहले डायग्राम, नहीं यहां से नहीं बनाएंगे, अभी देखो मैं बनाती हूं, आप बनाओ इसको। ठीक है, अब हम बनाते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में देखोगे अगर तुम ना, तो ये देखो जो इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने तो वैसे गोल गोल बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा इजी सिंप्लीफाई करने के लिए ना सीधा सीधा बनाती हूं ऐसे। इसको ना मैं हेलिकल अभी नहीं बना रही हूं एक्टिन को, क्योंकि सीधा बनाने से थोड़ी सी थोड़ा आपको वो लगेगा, क्या बोलते हैं, बनाने में इजी होगा। और यहां पे हम बनाते हैं थिक मायोफिलामेंट। ठीक है, और इसमें हम दिखाते हैं ऐसे एक हेड दिखा रहे हैं। बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि मैं हेड और एक्टिन को आपस में जोड़ रही हूं या दोनों को अलग रख रही हूं। जैसे आप इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक्टिन बनाया हुआ है, फिलामेंटस एक्टिन, जिसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हो चुके हैं, एक्टिन की एक्टिव साइट एक्सपोज हो चुकी है। मैंने मायोसिन और एक्टिन को अलग अलग बनाया हुआ है, इनको जोड़ा नहीं है, क्योंकि इनको जोड़ना कब है और इनको अलग कब रखना है ये इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं है। ठीक है ना, अब मैं यहां पे पहले तो एक पॉइंट लिखती हूं जो हमें इस तरीके से बनाना ही है। तो हम यहां पे लिखते हैं, when ATP is available, it binds to मायोसिन्स हेड। अब यहां पे मैं ये भी दिखाऊंगी कि मायोसिन के हेड पर मैंने एटीपी को बाइंड कराया हुआ है, लेकिन मैंने हेड और एक्टिन के बीच में कोई भी क्रॉस ब्रिज या इंटरैक्शन दोनों के बीच में नहीं दिखाया है। दिस इज योर थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, ये आपकी एक्टिन फिलामेंट है और ये आपकी मायोसिन फिलामेंट है। ये आपकी मायोसिन फिलामेंट है बेटा। मैंने फर्स्ट डायग्राम में
एटीपी की बाइंडिंग दिखाई है आपके मायोसिन के हेड के साथ में, बट मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं है क्योंकि ये अभी नहीं जुड़ते हैं बेटा। एक एक डायग्राम बेटा, एक एक डायग्राम बनाओ और एक एक डायग्राम को समझो। मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं है, भले ही एटीपी एक्चुअल में अभी आप समझोगे जब आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे कि एटीपी की वजह से कभी भी दोनों जुड़ते नहीं है। जुड़ने का मतलब होता है क्रॉस ब्रिज बनना। एटीपी की वजह से कभी भी ये क्रॉस ब्रिज बनता नहीं है बल्कि टूटता है। आप कहोगे हैं मैम एटीपी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए होती है। हाँ चाहिए होती है, तो एटीपी की प्रेजेंस से क्रॉस ब्रिज बनता नहीं है क्या? नहीं, एटीपी की वजह से ये दोनों अलग होते हैं। आप समझोगे अभी कैसे। देखो एटीपी जैसे बाइंड किया हेड के पास बेटा एटीपी एज एक्टिविटी होती है, हेड से एटीपी बाइंड भी कर सकता है। मायोसिन के पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी है, मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स भी है। एटीपी जैसे ही बाइंड करता है तो मायोसिन के पास ये प्रॉपर्टी भी है ग्लोब्यूलर हेड के पास एटीपी एज एक्टिविटी करने की, एटीपी को तोड़ने की, क्योंकि जब तक आप एटीपी को हाइड्रोलाइज नहीं करोगे तब तक बेटा एनर्जी नहीं मिलेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बेटा एटीपी की बाइंडिंग देखते हैं ना कि हुई किसके साथ में, एटीपी की बाइंडिंग हुई किसके साथ में, मायोसिन के हेड के साथ में, ये फटाफट से इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब मैं क्या करूंगी, इस डायग्राम को कॉपी। ओके वेरी गुड मैम, ठीक है। इस डायग्राम को कॉपी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसके हेड में अब एडीपी और पीआई दिखाना है, तो बनाते हैं। अभी भी मैंने इसको नहीं जोड़ा है, ध्यान दो, अभी भी मैंने इसको अलग रखा है, इन दोनों को जोड़ा नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूं इसके पास आ चुका है एडीपी प्लस पीआई, ये अभी भी थिन फिलामेंट है, ये अभी भी थिक फिलामेंट है, दोनों अभी भी जुड़े नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, नंबर 2 पॉइंट हम लिखेंगे, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड किसमें, एडीपी प्लस पीआई, हेड इज नाउ एनर्जाइज्ड। अब एनर्जी आ चुकी है क्योंकि बॉन्ड तोड़ चुके हो, अब एनर्जी आ चुकी है क्योंकि बेटा अब आप बॉन्ड तोड़ चुके हो, आपने बॉन्ड तोड़ दिया है तो अब बेटा एनर्जी आ चुकी है, अब बेटा क्रॉस ब्रिज बन सकता है। मैंने पहले एटीपी को जोड़ा, एटीपी को जोड़ा फिर एटीपी को तोड़ा क्योंकि हेड के पास एटीपी एज एक्टिविटी थी। नाउ द हेड इज बेटा एनर्जाइज्ड, जैसे ही वो एनर्जाइज्ड होती है तो बेटा अब वो क्या करती है, जो आपकी क्या बोलते हैं मायोसिन का हेड है वो आपके एक्टिन के साथ में जुड़ जाता है। जैसे ही मायोसिन के हेड के साथ, मायोसिन और एक्टिन दोनों के पास एक दूसरे के लिए बाइंडिंग साइट्स है, दोनों जैसे ही जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनता है मतलब कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे क्रॉस ब्रिज बनता है तो अब बेटा आपकी थिन फिलामेंट स्लाइड करेगी क्योंकि इट इज ऑलवेज द थिन फिलामेंट्स दैट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करेगी। अब मेरे हाथ को जरा ऑब्जर्व करो गाइज, जैसे ही आपकी थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है, थिक फिलामेंट कहीं स्लाइड नहीं कर रही, जैसे ही आपकी थिन फिलामेंट स्लाइड करेगी क्योंकि आपके मायोसिन का हेड जो होता है वो थिन फिलामेंट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जैसे ही ये स्लाइड करती है ऑफ कोर्स आपके जेड लाइन पास आते हैं, ऑफ कोर्स आपकी आई बैंड छोटी होती है, ऑफ कोर्स बेटा वो सारी चीजें होती है जो कल आपने पढ़ा है। व्हेनेवर देयर इज अ स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट, तो आपके मायोसिन के हेड में भी स्लाइट रोटेशन होता है, स्लाइडिंग या रोटेशन भी कहते हैं इसको। सो देयर इज अ स्लाइट रोटेशन इन द मायोसिन्स हेड, इसी को कहते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जो हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे। अभी देखो वापस से बनाते हैं, अरे ये मायोसिन का हेड भी आ गया साथ में, ठीक है।
तो अब हम अगला स्टेप करने वाले हैं ऐसे, और यहां पे बनाने वाले हैं इसको थोड़ा, अरे अब बेटा इनको जोड़ना है। अब जो स्टेप बनाओगे उसमें आपको मायोसिन और एक्टिन को आपस में जोड़ना है, उसमें आपको मायोसिन और एक्टिन को आपस में जोड़ना है लाइक दिस। वैसे मैंने काफी ज्यादा जोड़ दिया है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि अब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होनी चाहिए, एडीपी प्लस पीआई। बेसिकली अभी क्रॉस ब्रिज बन गया है, तो हम लिखते हैं यहां पे थ्योरी में यूटिलाइजिंग द एनर्जी, यूटिलाइजिंग द एनर्जी नाउ द मायोसिन binds to एक्टिन। इसका मतलब होता है क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज बना है। और यहां पे हम एक और पॉइंट लिखेंगे, क्रॉस ब्रिज, और यहां पे लिखेंगे थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। और इसी वजह से आपको यहां पे हेड पे भी स्लाइट रोटेशन दिखती है। जैसे ये स्लाइड करेगा तो आपको, ये मैं अभी एनिमेशन में भी आपको दिखाऊंगी, ये आपको मायोसिन के हेड पे रोटेशन दिख रही है। इस स्टेप में एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा भी हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग और रोटेशन। स्लाइडिंग के साथ साथ में रोटेशन भी हो रही है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। जैसे ही बेटा आपकी थिन फिलामेंट्स इस तरफ को मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है थिन फिलामेंट्स, मायोसिन और एक्टिन के बीच में यहां पे क्रॉस ब्रिज बना हुआ है। अगर ये बेटा इसके साथ में जुड़ी हुई है, जैसे ही थिन फिलामेंट स्लाइड करेगी अंदर की तरफ, देयर इज अ स्लाइट रोटेशन आल्सो, सो दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग। एंड स्लाइडिंग के साथ में आपको स्लाइट रोटेशन इन द मायोसिन्स हेड दिखता है। क्रॉस ब्रिज बना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन आपको अगले स्टेप में नजर आएगा, मैम मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई, लेकिन एडीपी और पीआई भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब हो चुका है इसका यूटिलाइजेशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई मैम, स्लाइडिंग हो गई, मसल सार्कोमियर छोटा हो गया, सारी चीजें हो गई बेटा। लेकिन आपको अगले स्टेप में नजर आएगा, अभी भी क्रॉस ब्रिज जो था यहां पे बना हुआ, वो क्रॉस ब्रिज अभी भी अलग नहीं हुआ। अभी भी क्रॉस ब्रिज जो है बेटा वो अलग नहीं हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, सब हो चुका है। लेकिन यहां पे भी जब आप डायग्राम में देखेंगे, आपको यहां पे अभी भी, ये देखो दोनों के बीच में मैंने इंटरैक्शन करा हुआ है मैम, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है। और इसी से आपको वो पहली बात समझ में आएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा जब भी क्रॉस ब्रिज टूटता है उसके लिए एटीपी चाहिए होती है, ना कि बनाने के लिए। पहले तो आप यहां लिखो एडीपी पीआई रिमूव्ड। यहां पे हम कह रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टिल क्रॉस ब्रिज सीन। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये आपके थिन फिलामेंट्स थे या आपके थिक फिलामेंट थे। पहले स्टेप में मैंने आपको दिखाया कि एटीपी बाइंड होती है मायोसिन के हेड से, एटीपी बाइंड होती है मायोसिन के हेड से। जैसे ही एटीपी बाइंड करती है तो आपकी क्रॉस ब्रिज नहीं बनती है। जब आप इस एटीपी को तोड़ते हैं, यूटिलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एनर्जी बनती है, एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होता है ये।
एनर्जी मिल गई। नाउ द हेड इज वेरी मच एनर्जाइज्ड, हेड के पास एनर्जी आ चुकी है, तो अगले स्टेप में आप देखते हो क्रॉस ब्रिज बन जाता है। मतलब होता है एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन होना, मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग होना, मतलब क्रॉस ब्रिज बनना। मैम क्रॉस ब्रिज बन जाती है, यहां पे ये स्लाइडिंग हो जाती है थिन फिलामेंट्स की ओवर थिक फिलामेंट, देयर स्लाइट रोटेशन ऑल्सो, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, सार्कोमियर शॉर्टन्स ऑल्सो। लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एडीपीपीआई अलग हो जाते हैं, लेकिन यहां पे क्रॉस ब्रिज अभी भी दिखता है, जिसका मतलब आपको अभी समझ में आएगा कि मैम क्रॉस ब्रिज हटता तब है जब हमारे पास एटीपी अगली अवेलेबल होती है। और यहां पे हमने जो लिखा है ना, व्हेन द एटीपी इज अवेलेबल इट बाइंड्स टू मायोसिन हेड, एक्चुअल में ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज, एक्चुअल में ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज। एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ती है। एटीपी जब खुद टूटती है इनटू एडीपी एंड पीआई, तब जाके एनर्जी आती है, तब जाके आपका क्रॉस ब्रिज बनता है। मैं साइड हो जा रही हूं क्योंकि हो सकता है आप ये बना रहे हो, आप इसको पहले बनाइए। मैं आपको देखो आज ना टॉपिक आगे नहीं पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी इससे रिलेटेड, फिर मैं पहले आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। तो आप पहले यहां तक बना लो, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आप यहां तक बना लो, पहले आप यहां तक बना लो, ठीक है। पहले यहां तक डन कर लो। और मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है ना, यही बेटा रिलैक्सेशन का मतलब ही होता है जब अगली एटीपी अवेलेबल होती है तो वो मायोसिन के हेड से बाइंड करती है, क्रॉस ब्रिज टूटता है, मोटर न्यूरॉन कोई अगला सिग्नल लेके नहीं आ रही है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल नहीं लेके आएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो कैल्शियम आयंस भी आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप इन होती रहेगी, वापस पंप इन हो जाएगी तो ट्रोपोनिन के साथ में कोई कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा बाइंड करने के लिए। बस यही मसल रिलैक्सेशन है। मसल रिलैक्सेशन का मतलब विपरीत चीजें करनी है। एटीपी ने क्रॉस ब्रिज को तोड़ दिया, कोई मोटर न्यूरॉन का सिग्नल नहीं आ रहा है, कोई डीपोलराइजेशन नहीं हो रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वापस जा रहे हैं, तो ट्रोपोनिन के साथ में कोई कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा। अब फिर से बेटा आपकी मास्किंग हो जाएगी एक्टिन के ऊपर की एक्टिव साइट्स। बेटा अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो मुझे एक थम्स अप देना, फिर हम आगे बेटा बढ़ते हैं। क्या इसमें किसी को कोई दुखदर्द समस्या? ये जो स्लाइडिंग हो रही है ना बेटा, इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं कि एक पावर स्ट्रोक लगा एक तरीके से, ठीक है। किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा यहां पे? पहले एक बारी एनिमेशन देखें, कहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहां 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 एडी, अच्छा सॉरी, तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, एक एनिमेशन। ओके चलो, देखे एक बारी ना, वैसे मैंने ये एनिमेशन पहले दिखाई हुई है, लेकिन स्टिल मुझे ना कहां से दिखाना है एक बारी मैं देखती हूं, यहां से दिखाना है, ठीक है। और सबटाइटल्स इसके ऑफ कर देते हैं, ऑफ। अब यहां पे सबसे पहले दिखाया क्या ना, यहां सबसे पहले ये दिखाया, एक बारी इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, एक बारी इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। मुझे लगता है कि ये साइड्स वाली लाइट भी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ना अंधेरा नहीं हो पाया प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को दिखाया हुआ है, ये एक मोटर एंड प्लेट को दिखाया हुआ है, ये एक यार ये वाली लाइट थोड़ी देर ऑफ करना, ये आपकी एक मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी एक मसल फाइबर है ना। और ये देखो बेटा, अब आपको ना एक एक चीज विजुअलाइज होगी जो आपने अभी पढ़ी, ठीक है। ये आपकी ना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रही है, और ये आपको मसल फाइबर के अंदर थिक मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, ये दिखाया हुआ है। कैल्शियम देखो, ये आपकी वो एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या, एक सेकंड पॉज करते हैं इसको, यहां पे डायरेक्टली क्या दिखाया है ना,
कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होते हैं। अब इस डायग्राम को अगर देखोगे, इन्होंने तो पहले से एडीपीपीआई बना दिया है बट आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है ना। कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के बेटा टीपीसी पार्ट के साथ में, और जैसे ही ये टीपीसी से बाइंड करते हैं, एक बार आप देख पा रहे हो, ये देखो एक्टिन की एक्टिव साइट्स थी, एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट थी मायोसिन के लिए, ये पूरा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कैसे एक्टिव साइट से शिफ्ट हो गया, एक बार देखो। और जैसे ही शिफ्ट हुआ ना, फिर यहाँ पे ये दिखाया कि एटीपी बाइंडिंग होती है, वो एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी आ जाती है, और ये देखो बाहर की तरफ कैसे प्रोजेक्टेड है, ये देखो एक्टिव साइट से बाइंड हो गए। जैसे ही एक्टिव साइट से बाइंड होंगे, ये स्लाइडिंग करेगी अंदर की तरफ, जैसे ये स्लाइड करेगी तो मायोसिन के हेड पे भी स्लाइड रोटेशन होगा, ये देखो रोटेशन हो जाता है, तो एडीपी और पीआई भी अलग हो जाते हैं। देयर इज अ स्लाइट रोटेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है, ये क्रॉस ब्रिज तब हटता है बेटा जब न्यू एटीपी अवेलेबल है। अब देखो एटीपी बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज टूट रहा है, व्हेन द एटीपी इज अवेलेबल देन द क्रॉस ब्रिज एक्चुअली ब्रेक्स, और जैसे ही बेटा एटीपी बाइंड होती है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी अगर कॉन्ट्रैक्शन होना है, फिर ये एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होते हैं, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, एक्टिन की एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाती है, सेम प्रोसेस बेटा रिपीट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स समझ में आ रही होगी बेटा। अब देखो होता रहेगा ये कॉन्ट्रैक्शन, और यही इसको दिखाया हुआ है रिपीटेड, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब यहां पे स्लाइड करके दिखाएंगे, ये देख रहे हो स्लाइडिंग, ये थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है थिक फिलामेंट के ऊपर, बस खत्म, दैट्स इट। आई होप बेटा ये लाइट्स ऑन कर दे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जो आपको एग्जैक्टली जो चीजें बताई है वही सेम चीजें बेटा आपको एनिमेशन में नजर आई होगी। पहले मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देके जा रही हूं, अगले दिन डिस्कस करूंगी, तो आप खुद से सॉल्व करके देखना। सो देयर आर सम 6-7 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई। मैं पहले इस टॉपिक की कंप्लीशन करके आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करा देती हूं, ठीक है। वन मोर टाइम है बेटा, वन मोर टाइम, आप खत्म करने के बाद आपस से देख लेना ना, वन मोर टाइम। अब मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है। देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम ही आपसे पूछा जाएगा। इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है एटीपी बाइंड, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, हाँ एटीपी बाइंड कर रही है। जब एटीपी बाइंड कर रही होती है तो क्रॉस ब्रिज टूट रहा होता है, यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिगर मॉर्टिस। अगर आपने कंडीशन सुनी है रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस में मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है आफ्टर डेथ। ऐसे अगर किसी की डेथ होती है तो आईज क्लोज कर देते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है फॉर सम टाइम, बिकॉज अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थी ना तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगी, बिकॉज क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी नहीं है। तो हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म रिगर मॉर्टिस? ये डेथ के बाद का सीन होता है बेटा। तो अगर किसी की डेथ होती है तो वी यूजुअली व्हाट वी डू, इफ द आईज आर ओपन वी यूजुअली क्लोज इट, बिकॉज वी डोंट वांट कि मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहे। बिकॉज यहीं से आप समझ पा रहे हो कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगी, बिकॉज उसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए थी, विच इज नॉट अवेलेबल अगर डेथ की कंडीशन आपको दिख रही है, ठीक है। एटीपी अवेलेबल है, क्रॉस ब्रिज टूटा, सॉरी क्रॉस ब्रिज तो टूटा ही टूटा, अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अगेन एडीपी पीआई में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलती है तो क्रॉस ब्रिज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, स्लाइडिंग होती है, रोटेशन होती है, आपकी थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर द थिक फिलामेंट। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो एडीपी एंड पीआई इज एक्चुअली रिमूव्ड। वंस द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बेटा स्लाइडिंग, तो एडीपी एंड पीआई इज रिमूव्ड, ठीक है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई, लेकिन आपकी ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है। ये क्रॉस ब्रिज बेटा तभी टूटता है जब आपकी न्यू एटीपी अवेलेबल होती है। तो आप डायग्राम्स को जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। तो पहले डायग्राम में एटीपी दिखाया हुआ है, दूसरे डायग्राम में एडीपी और पीआई दिखाया हुआ है, तीसरे डायग्राम में भी यहाँ पे जो ट्राइंगल्स दिखाए हुए हैं ये एडीपी और पीआई को ही दिखाए हुए हैं बेटा, और ये दिखाया हुआ है कि क्रॉस ब्रिज बन गया और स्लाइडिंग हो गई। अब स्लाइडिंग होगी, इस अगले डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि स्लाइडिंग हो गई, एडीपी और पीआई अलग हो गए, क्रॉस ब्रिज अभी भी बना हुआ है, ठीक है। थ्योरी में देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा। थ्योरी में देखो एक बार ये क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है जब स्लाइडिंग होती है दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड
एक्टिन फिलामेंट सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ जाती है. The Z line attached to the actin also pull inwards, thereby causing the shortening of sarcomere, that is contraction. Z line भी बेटा अंदर की तरफ जाएगी तो sarcomere छोटा हो जाएगा. It is clear from the above steps that during shortening of the muscles, that is contraction, contraction का मतलब shortening होना, I band छोटा हो जाता है, A band retain करता है अपनी length. अब बोला है the myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state. A new ATP binds, the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation continues. इस तरीके से बेटा सेम चीजें चलती रहेगी. Cross bridge formation, cross bridge breakage is repeated, causing further sliding. सेम चीज रिपीट होती रहेगी जब तक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. तब तक कंटिन्यू होता रहता रहेगा जब तक आपकी कैल्शियम अवेलेबल है. कैल्शियम कब तक अवेलेबल होगी? जब तक मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है. वंस मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आना बंद हुआ, एक्शन पोटेंशियल बंद हुआ, कैल्शियम बेटा वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला गया, एक्टिन की एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो गई, अब ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू नहीं होगा. दैट इज मसल रिलैक्सेशन. This causes return of the Z line back to their original position, that is relaxation. The reaction time of the muscle fiber can vary in different muscles. इसका मतलब होता है अलग अलग मसल फाइबर्स है ना यार, कोई स्केलेटल मसल फाइबर है, कोई स्मूथ मसल फाइबर है, कोई कार्डियक मसल फाइबर है. तुम सबका भी तो रिएक्शन टाइम अलग होता है. मैंने तुम्हें एक इनपुट दिया, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, कोई बहुत जल्दी आंसर दे देगा, कोई बेटा आंसर ही नहीं देगा, कोई थोड़ा सोच के आंसर देगा. सबका रिएक्शन टाइम अलग होता है. यानी कि ऑर्डर सबके पास आ रहा है पर सबका रिएक्शन टाइम अलग होता है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके की मसल्स है. कोई फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो सबका रिएक्शन टाइम अलग होता है. योर स्केलेटल मसल फाइबर, योर स्मूथ मसल फाइबर, योर कार्डियक मसल फाइबर, इवन इफ दे रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन, their reaction time is different. Means how they will contract, at what time they will contract, वो reaction time सबका अलग है. एक दो बातें लिखवाऊंगी, फिर ये अभी हमने बेटा पढ़ानी है. मसल्स के बारे में एक लास्ट चीज केवल बची हुई है, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर. हमारा मसल्स वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, उसको जरूर जरूर खुद से ट्राई करना बेटा. अच्छे क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना, आज के टॉपिक से रिलेटेड है. बट अभी मैं पहले तो एक दो बातें ना नोट डाल के पहले आप इससे लिखो. सबसे पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने जो ये वाली बात लिखी हुई है कि रिएक्शन टाइम ऑफ डिफरेंट मसल फाइबर, रिएक्शन टाइम ऑफ डिफरेंट मसल फाइबर कैन वेरी. और इसका मतलब है the way they respond. Reaction time का मतलब है the way they respond. वो अलग अलग होगा, बहुत आसान सी बात है. फिर दूसरी बात हमें लिखना है बेटा कि जब मसल रिलैक्सेशन होना होता है तो उस वक्त में क्या होता है. तो मसल रिलैक्सेशन का सबसे पहले मतलब है मैम, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन. कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, कोई इनपुट नहीं है. फिर हम कह रहे हैं नो एक्शन पोटेंशियल, नो एक्शन पोटेंशियल, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है. फिर हम कह रहे हैं बेटा एक्शन पोटेंशियल नहीं है तो कैल्शियम मूव्स बैक टू कैल्शियम मूव्स बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एक्टिन्स, एक्टिव साइट नहीं, पहले तो यहां पे लिखेंगे, यानी कि ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिन एक्टिव साइट, दैट्स इट. इसी को आप बोलते हैं मसल रिलैक्सेशन. और एटीपी तो थी ही जिसने क्रॉस ब्रिज को तोड़ दिया था. दैट्स इट. इसको नोट करो फटाफट से.
कल मैं आप लोगों के लिए वो कोशिश करूंगी कि कल ही कर दूं, अगर इफ नॉट कल तो मे बी परसों। बट मैं आप लोगों के लिए वो जो क्वेश्चंस थे ना बेटा लोकोमोशन के, नहीं सॉरी एक्सक्रीशन के, वो मोस्ट लाइकली मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सोल्यूशन भी मैं कल ही रिकॉर्ड करूंगी, अगर इफ नॉट कल तो मे बी मोस्ट लाइकली बाय संडे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है ना, तो आप उसको जरूर देखना उसको भी। लेकिन पहले मैं ये कहूंगी कि पहले खुद से ट्राई करना। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पीडीएफ के फॉर्म में दूंगी, पहले आप स्वयं ट्राई करिएगा। सोल्यूशन तो आपके पास हमेशा ही अवेलेबल है ना बेटा, सोल्यूशन तो आपको जब देखना हो आप देख सकते हो, आंसर की भी रहेगी, सोल्यूशंस भी रहेंगे, आप जब चाहो तो देख लो। लेकिन पहले आप स्वयं ट्राई कीजिएगा, फिर करिएगा उसको, सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हमारा बोन्स वाला पार्ट भी स्टार्ट होगा। दिस इज सम क्वेश्चंस दैट यू कैन, आज थोड़ा सा होमवर्क भी देके जा रही हूँ क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम भी है, तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस। डू लेट मी नो बेटा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई गई बेटा आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। इट वॉज वंडरफुल। आप लोगों के हमेशा सेशंस में बहुत मजा ही आता है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने कोई ना कोई नई बात आज की क्लास में सीखी होगी। ठीक है ना, इसी बात के साथ में आप लोगों को डेफिनेटली गाना सुना देते हैं और आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है ना, पढ़ाई करो बेटा क्योंकि रैट रेस तो है ही ना। देखो रियलिटी है ना बेटा, इससे भाग नहीं सकते, है रैट रेस बेटा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ऐसा नहीं है कि अरे मैम आप तो बहुत खुश होंगी ना मैम, आपके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कहाँ आपका कोई, मैम क्या बात कर रहे हो बेटा, हमेशा लाइफ इज अ रेस। सही बोला था उन्होंने, सही बोला था उन्होंने, लाइफ इज अ रेस। देखो वैसी दूसरे वाली बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली सच नहीं होती ना बेटा। दूसरी वाली टाइप की बातें समझ रहे हो ना, वो सुनना अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो मोस्टली वैसी चीजें हो नहीं रही होती है। एवरीबडी इज इन अ रैट रेस, एवरीबडी। युगल रैट रेस में है, युगल कह रहे हैं मैम क्या बात कर रही है। है ना, सबको आगे बढ़ना है, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है बेटा, इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। अरे यार ठीक है, बट ठीक है यार, एक ये है कि एक जर्नी तो है ही बेटा। बिना अब ये नहीं आई डोंट वांट टू बी अ रैट मैम, I want to be a cat. I am a cockroach. I am a snake. ठीक है, क्या बोल रही हो मैम? मैम कुछ भी बोल रही हो, पर मैम आप जो कुछ भी बोल रही हो बहुत मजा आ रहा है मैम, बोलो प्लीज। ठीक है, if you don't want to be a rat then be a cat. If you don't want to be a cat be a snake. If you don't want to be a snake be a lion. Okay? बट फिर बेटा लायन भी तो आपस में हर कोई लड़ रहा है बेटा, हर कोई लड़ रहा है, तो लड़ते रहो बेटा, लड़ते रहो, मरते रहो, जीतते रहो गाइज। ठीक है, खुश रहो। गाना सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, गाना सुनाती हूँ, बहुत हो गया तुम लोगों का, सुनो अब। तो गाना देखो, मेरे को भी अभी रैट रेस में बेटा दौड़ना है ना, तो मैं जा रही हूँ, इसके बाद दूसरी रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, ताकि मैं जीत जाऊं बेटा, तैयारी जीत की। ओके। एक बच्ची ने कहा था कि मैम वो वाला गाना आप सुनाना जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पे गाना लगाया था, तो वही गाना मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले, तुमको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर पहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर,
फिर क्यों मुझको लगता है डर। तो डरने का नहीं बेटा, ठीक है ना, बिकॉज वी ऑल आर रैट्स। गाइस डोंट बी स्कैर्ड, एवरीबडी इज गोइंग टू बी किल्ड वन डे। गाइस जस्ट कीप रनिंग गाइस, बाय, लव यू ऑल। टाटा, कुछ भी बोलती हूँ मैं, बाय बाय।